हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वेव मोशन वेव ऑन अ स्ट्रिंग क्विक रिवीजन पार्ट 2 की। बेटा जी, पहले वाले वीडियो में ऑलमोस्ट 3 घंटे की कहानी सुना चुका था तुम लोगों को, है ना, और इंटरफेरेंस तक आ चुके थे हम लोग, है ना। तो भाई इंटरफेरेंस हमने समझा कि क्या हो रहा है कि दो वेव सुपर इंपोज कर रही थी एक दूसरे के ऊपर, और जब ये दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज कर रही थी तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे आंखों के सामने आ रही थी। पहली पॉसिबिलिटी ये थी बेटा कि हो सकता है साहब कि दोनों वेव्स मिलके एक बड़ी वेव बना दे, या फिर हो सकता था कि दोनों वेव्स मिलके एक दूसरे को खत्म कर दे, है ना। तो फिर हमने वैसी कहानी समझी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझा। उससे पहले जाऊं तो एनर्जी डेंसिटी क्या थी, पावर क्या था, इंटेंसिटी क्या थी, इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। अब जो कहानी हम शुरू करेंगे वो बात होगी बेटा रिफ्लेक्शन की, यानी कि जब वेव को आप ट्रांसमिट करते हो, जैसे मैंने क्या बोला था बेटा कि वो सामने दीवार है और मैं वहां से रस्सी को बांध दूं और ऐसे एक वेव प्रोड्यूस करूं। तो जैसे मैंने रस्सी में वेव प्रोड्यूस किया, वेव वहां जाती है, ये हमने पढ़ लिया अभी तक। जब वेव वहां जा रही थी वहां तक मैंने पढ़ लिया। जब वेव जा रही थी तो कितनी एनर्जी लेके जा रही थी वो भी पढ़ लिया। और जब वेव जा रही थी तो जब वो जा रही थी तो पार्टिकल के पास डिस्प्लेसमेंट हो रहा था वो भी देखा, कितनी वेलोसिटी से जा रही थी वो भी देखा। लेकिन वहां पहुंच के क्या हुआ अब समझेंगे, है ना। भाई दीवार से रस्सी को बांध दिया, जैसे वेव डेवलप करी मैंने, तो वेव बेटा इसको पल्स कहते हैं। एक छोटी सी वेव जो आप जनरेट करते हो उसको पल्स कहते हैं। तो मैंने यहां से एक पल्स प्रोवाइड की, तो अब क्या होगा, बेसिकली वेव जा रही है जा रही जा रही है। वेव कितनी स्पीड से चलती है वो सारी बातें हमें पता है। अगर हम रस्सी की बात करें, अगर हम बात करें वेव ऑन अ स्ट्रिंग की, इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू। म्यू होता था मास पर यूनिट लेंथ, राइट। तो भाई वेव की वेलोसिटी पता है, लेकिन साहब जब वो वहां पे टकराएगी फिर क्या होगा, उस चीज को अब हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो भाई साहब चर्चा होने वाली है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की, है ना। तो भाई फिर से वही कहानी हुई जैसा कि पहले हम सोचते थे कि जब भी आपने एक रस्सी को यहां पे इस फिक्स एंड से बांध दिया और जैसे आपने यहां पे एक वेव प्रोड्यूस करी, तो ये वेव इस तरफ जाएगी विद सर्टेन वेलोसिटी वगैरह वगैरह सब कुछ है। लेकिन यहां पे जाके होगा क्या, तो साहब ये वेव यहां जाके टकराती है। टकराने के बाद अब यहां पे दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी कि ये एंड कैसा है, फिक्स्ड है क्या, या फिर ये जो पॉइंट है ये कैसा है, मूवेबल है क्या। अगर आपने इसको फिक्स करके रखा है तो वो वेव जाती है, रिफ्लेक्शन होता है, वापस आ जाती है। रिफ्लेक्शन तो खैर दोनों केसेस में होगा, लेकिन दोनों ही केसेस में अलग अलग पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। तो अगर ये एंड फिक्स्ड है तो अलग टेंडेंसी होगी वेव की वापस आने में, यानी कि वेव जाएगी टकरा के वापस नीचे की तरफ से ऐसे आएगी। लेकिन अगर ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है बेटा ये मूवेबल है, सो अब सिचुएशन चेंज हो जाती है। वेव जाती है, जाके वापस से ऊपर की तरफ से वापस आती है। रिफ्लेक्शन दोनों केसेस में होगा, ठीक है। जैसे आप बॉल के लिए बोलते हैं ना कि बॉल को सामने दीवार पे मारो तो वापस आती है, वेव को भी जैसे आप दीवार की तरफ ऐसे झटका मारोगे ना तो वो वेव जाएगी टकरा के वापस आएगी, ठीक है। वेव जाती है टकरा के वापस आती है। हम बात करें वेव ऑन अ स्ट्रिंग की, तुम अपने दिमाग में कुछ और चीजें मत चलाना, ठीक है। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अ वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऑन अ स्ट्रिंग। जो भी डिस्कशन हो रहा है इट इज ऑल अबाउट द वेव ऑन अ स्ट्रिंग की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई जब यहां से हमने पल्स प्रोवाइड करी, ये वेव आई, यहां पे आई टकरा के चली गई वापस। अब इसका टकराना और वापस जाना निर्भर करता है कि ये पॉइंट कैसा था। फिक्स्ड पॉइंट में तो आपने चलो भाई कील ठोक दी, वहां पे कील से बांध दिया उसको। मूवेबल पॉइंट कैसा होता है, मूवेबल पॉइंट कुछ ऐसा होगा बेटा कि आपके पास ये रॉड है, इस वायर को आपने इससे बांध के ऐसे, दिस इज द मूवेबल पॉइंट। ये एक रिंग है, ये एक रिंग है बेटा, और होगा यूं कि जैसे आप वेव प्रोड्यूस करेंगे ये आगे जाएगी तो ये रिंग ऊपर नीचे मूव कर सकती है। ये रिंग ऊपर नीचे मूव करने की टेंडेंसी रखती है ना। तो जैसे आपने वेव प्रोड्यूस करी, ये रिंग ऊपर नीचे मूव करेगी ऐसे, यानी कि ये कैसा पॉइंट हो गया, मूवेबल पॉइंट हो गया। फिक्स्ड पॉइंट में कैसा हो जाएगा, ये
फिक्स्ड पॉइंट में बिल्कुल एकदम सटीक चिपका के रखा है सर, ठीक है। तो ये मूवेबल पॉइंट होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है। दोनों केसेस में वेव की नेचर, जो एम्पलीट्यूड होगा, ये सारी बातें अलग अलग होगी, ठीक है। तो कहानी शुरू करेंगे फ्रॉम द फिक्स्ड एंड की। भाई हमने बोला साहब दिस इज द वेव, वेव हमने प्रोवाइड कराई, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, तो ये जाती है, जाने के बाद टकरा के वापस आती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कुछ अलग सी बात दिख रही है सर, इंसिडेंट वेव है ना, जो जाती है उसको कहेंगे इंसिडेंट, ठीक है, और जो वापस आती है इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड। जाने वाली को कहेंगे इंसिडेंट वेव, आने वाली को कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। अब कहते हैं साहब इंसिडेंट वेव जब गई तो उसका कोई यहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, दैट इज गिवन बाय वाई आई। रिफ्लेक्टेड वेव जब वापस आती है तो इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा विच इज गिवन बाय वाई आर, ठीक है। अभी तक आपके पास सिर्फ एक ही वाई होता था जिसके डिस्प्लेसमेंट पे आप चर्चा करते थे, लेकिन अभी यहां पे इंसिडेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा और रिफ्लेक्टेड वेव का डिस्प्लेसमेंट अलग होगा बेटा। तो इफ वाई आई वाई आर रिप्रेजेंट्स द इंसिडेंट वेव एंड द रिफ्लेक्टेड वेव रेस्पेक्टिवली, तो वाई आई जो होगा बेटा ए साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और वाई आर होगा माइनस का ए साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। अब मैं तुम्हें इसका सिग्निफिकेंस बताता हूं कि ये क्या चीज कहते हैं। एक बार आपने माइनस का साइन लिखा, एक बार आपने प्लस का साइन लिखा, तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है ना, ये प्लस का एक्स मान लिया मैंने और ये मैंने मान लिया पे माइनस का एक्स। स्टार्टिंग में आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही थी बेटा, तो अगर आपकी वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो आप ओमेगा टी माइनस का के एक्स लिखोगे इसको। बट अगर आपकी वेव रिफ्लेक्ट होके नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो इट कैन बी रिटन एज ओमेगा टी प्लस का के एक्स। याद रख लो ये वाली बातें, ऐसा होता है कि वेव जब हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और जब वेव हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो बीच में प्लस का साइन आता है। पहले वाले केस में एम्पलीट्यूड ऊपर की तरफ बन रहा था, ऊपर कैसा होता है बेटा पॉजिटिव, और नीचे की तरफ कैसी होती है नेगेटिव, तो इसलिए प्लस का ए लगाया। आते वक्त एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ हो गया, नेगेटिव में हो गया, इसलिए इसको माइनस का ए लगाया, ठीक है। ऊपर की तरफ इट इज प्लस का ए, नीचे की तरफ इट इज माइनस का ए। ये वेव जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलती है तो माइनस का साइन आता है बीच में, नेगेटिव डायरेक्शन में जब वेव चलती है तो बीच में प्लस का साइन आता है, ठीक है। तो ये वाली बातें शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा सा समझ आ रही है कि मैं क्यों इसमें प्लस माइनस की बातें लगा रहा हूं, क्यों यहां पे प्लस का ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लगा और यहां पे माइनस का ए क्यों लगाया, उसकी वजह भी पता चली होगी आपको, ठीक है। पता चलती है वजह, ठीक है। यहां पे कोई भी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा, मतलब वेव जाती है, टकरा के वापस पूरी की पूरी वेव वापस आ जाती है, तो एनर्जी का कोई लॉस यहां पे नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि साहब यहां पे कोई भी फर्दर ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। ये नहीं कि वेव आगे निकल गई हो कहीं, है ना, नहीं नहीं नहीं, वेव आगे नहीं जा रही, वेव वापस आ जाती है, जहां से गई थी वहीं पे वापस आ गई। दैट्स व्हाई देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन दिस केस। क्या ये बात क्लियर रहेगी आप लोगों को? इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम है, कोई परिवर्तन नहीं आया है दोनों केसेस में। जितना एम्पलीट्यूड यहां पे दिख रहा है आप लोगों को, उतना ही एम्पलीट्यूड यहां पे भी दिखेगा। बट यही बात है कि डिस्प्लेसमेंट पहले वाले केस में ऊपर था इसलिए पॉजिटिव होगा, सेकंड वाले केस में डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है इसलिए नेगेटिव हो गया। साइन कन्वेंशन की बात है बेटा जी, और कुछ भी नहीं है इसमें। क्लियर रहेगा सभी को? छापना है इसमें से कुछ, ये क्वेश्चन लिख लो, वाई आई वाई आर की आगे काम आने वाली बहुत ज्यादा। ये हुआ रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड। अब हम बोलते हैं कि भैया फिक्स्ड एंड के बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बात आएगी। अच्छा पहले एक बार पिक्चर तो देख ले इसकी, ये देखो ये है बेटा कहानी। आपने इस तरफ वेव बनाई, टकराने के बाद वो दूसरी साइड से आ रही है। आपने इस तरफ वेव बनाई थी, लेकिन आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फिक्स्ड एंड वो वेव दूसरी तरफ से वापस आई है ना, तो दिस इज द फिक्स्ड एंड, ठीक है। और इधर की तरफ वेव मैंने बोला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में था, और जब वापस आ रही थी तो वो इधर की तरफ आई विच इज ऑफ नेगेटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है। यही बात हो रही थी मेरे बच्चे, देख लो भाई, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड था इधर की तरफ नेगेटिव एम्पलीट्यूड था। दिस इज द डायरेक्शन फॉर द इंसिडेंट वेव, ये हमारे पास इंसिडेंट वेव की डायरेक्शन थी। वाई आई नहीं होगा ना, हाँ, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द इंसिडेंट वेव and this is the direction for the reflected one.
बस समझते हो तुम लोग, है ना, समझदार हो तुम लोग बहुत ज्यादा। क्लियर है ये बात? चलिए भाई, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड। बेटा फ्री एंड में मैंने क्या बोला, एक रिंग लगा दी हम लोगों ने। फ्री एंड के नाम पे क्या बोला साहब, ये देखो रिंग, ये देखो रिंग। रिंग का फायदा समझो, इट इज मूवेबल सर। ये जो रिंग आपने लगाई है ये कैसी है, मूवेबल है। ये जो रिंग आप लगा रहे हो इट इज मूवेबल, अप्स एंड डाउन मूव कर सकती है वो, जिसके कारण इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड दोनों सेम डायरेक्शन में है। बेटा देख रहा है बेटा, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों एक ही डायरेक्शन से आ रही है। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव, और यहां पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन यही हमारा एम्पलीट्यूड मिला रिफ्लेक्टेड वेव का भी। तो इस केस में इंसिडेंट वेव की इक्वेशन अगर तुमसे कोई पूछे तो इट इज गिवन बाय a sin ओमेगा t माइनस का kx। भाई टकराने के बाद वेव कहां, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर मैंने मान लिया दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, तो बेटा जी एक बात बता दो मुझे जल्दी से, क्या यहां पे जब गई इंसिडेंट वेव पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए ओमेगा टी माइनस का kx लगाते हैं। रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव आई इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में प्लस का साइन लगा देते हैं। चलिए भाई, आई थिंक अभी आपको बातें समझ आती है ना। फिर से वही चीज साहब, रिफ्लेक्शन हुआ, कोई ट्रांसमिशन नहीं हुआ, दैट्स व्हाई देयर इज नो लॉस इन एनर्जी। एनर्जी लॉस यहां पे कितना है, 0 है भाई, कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा क्योंकि भाई रिफ्लेक्शन है ना। इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों का एम्पलीट्यूड यहां पे कैसा रहेगा मेरे बच्चे, सेम रहेगा। इसको क्या हो गया यार, हाँ, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बिल्कुल यहां पे हूबहू सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें, कोई अंतर नहीं बेटा। जितना एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का था उतना ही एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव का भी होगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी इसमें, बस इसमें डायरेक्शन बदल जाएगी, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव के लिए और रिफ्लेक्टेड वेव के लिए कोई समस्या परेशानी वाली बातें नहीं है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, बहुत खुशहाल जीवन हम लोग व्यतीत कर रहे हैं इसमें, ठीक है। छाप लो। तो ये कौन सा केस हुआ, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड बेटा। रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड, तो ये वेरिएबल मूवेबल वाला पॉइंट हो गया है ना, इससे पहले फिक्स्ड पॉइंट था, अब ये वाला मूवेबल पॉइंट हो गया है। तो चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ वेव की बात करेंगे। अभी तक जो चर्चाएं हो रही थी, इट्स ऑल अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव। वेव जाती थी, टकरा के वापस आ जाती थी, लेकिन अब कहानी में बदलाव आया और हमने बोला कि ये रही हमारी इंसिडेंट वेव, ये रही हमारी रिफ्लेक्टेड वेव, और ये रही हमारी ट्रांसमिटेड वेव। अब ये कुछ कुछ वैसा वाला काम हो गया कि वेव जब दूसरे मीडियम में चली गई तो कुछ तो लॉस होगा बेटा, कुछ तो लॉस होगा। तो देखो जरा इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा था, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड कितना ज्यादा, ट्रांसमिटेड वेव का कम और रिफ्लेक्टेड वेव का बिल्कुल ही कम। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड देख रहे हो कितना ज्यादा था, ये देखो ट्रांसमिटेड का कम हुआ और रिफ्लेक्टेड का तो बिल्कुल ही खत्म सा ही हो गया एम्पलीट्यूड। तो ऐसे केसेस में हम ये बात नहीं बोल सकते कि इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, क्योंकि वो सेम नहीं है सर। ये इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव, रिफ्लेक्टेड वेव, अब तीनों की कहानी अलग अलग चलेगी बेटा। अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इफ आई कंसीडर दिस साइड टू बी पॉजिटिव, दिस साइड टू बी नेगेटिव, तो इनकी कहानी या इनकी इक्वेशन कैन बी रिटन एज, अब देखो भाई रिफ्लेक्टेड वेव की बात करें तो यहां पे सब चीजें चेंज हो चुकी है। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए वेव नंबर भी बदल जाएगा, यहां पे फ्रीक्वेंसीज में भी वेरिएशन आ जाएगा फिर, है ना। तो अभी आगे बढ़ते हैं उसके बारे में। ये सारी बातें समझने के बाद इधर आओ, सबसे पहला केस आता है जिसमें कि आप किसी रेयरर से डेंसर में जा रहे हो, यानी कि वेव की बात करें तो हम चर्चा कर रहे थे वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो
तो ट्रांसमिशन ऑफ वेव हो रहा है एक पतली रस्सी से मोटी रस्सी में। ट्रांसमिशन ऑफ वेव हो रहा है एक पतली रस्सी से एक मोटी रस्सी में। ऐसे केस में क्या होता है मेरे बच्चे, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द इंसिडेंट वेव। यहां पे दीवार नहीं है, आप देख रहे हो दीवार नहीं है, बल्कि ये पतली रस्सी को मोटी रस्सी से जोड़ दिया गया है ना। तो यहां पे पतली रस्सी, वो मोटी रस्सी, पतली रस्सी, मोटी रस्सी, ये इंसिडेंट वेव गई यहां पे। अब जैसे वो इस पॉइंट पे पहुंचेगी, इस पे इंटरसेक्शन पॉइंट पे, जैसे वो यहां पे पहुंचेगी, अब यहां पे होगा धमाल। धमाल ये होगा कि भाई ये जो इंसिडेंट वेव है जिसका एम्पलीट्यूड आप बड़े शौक से बोलते थे ए आई, उसमें से कुछ पार्ट चला जाएगा आगे और एम्पलीट्यूड हो जाएगा 80। एम्पलीट्यूड हो जाएगा 80 और एक पार्ट, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा जिसका एम्पलीट्यूड कहलाएगा ए आर। सो ए आई इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड 80, ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड, और ए आर रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। अब तुम देखो जरा, तो ऊपर वाली साइड मैं साइन कन्वेंशन को फॉलो करते हुए चलूं तो भैया ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव, ये साइड ऊपर पॉजिटिव और ये वाली साइड नीचे नेगेटिव। मेरे बच्चे ऊपर की तो पॉजिटिव, तो ए आई कैसा आएगा, पॉजिटिव। 80 कैसा रहेगा, 80 पॉजिटिव, और ए आर कैसा रहेगा बेटा, इट्स नेगेटिव। ए आर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नीचे की तरफ है वो। अच्छा, वेव की बात करें तो यहां पे देख बेटा क्या बात बनेगी, ओमेगा टी माइनस का के एक्स, बहुत बढ़िया, ओमेगा टी माइनस का के टू एक्स, क्या बात है। और यहां पे जो रिफ्लेक्टेड वेव है नेगेटिव डायरेक्शन जा रही है, इसलिए ओमेगा टी प्लस का के एक्स। क्या ये बात समझते हो तुम लोग, क्लियर है ये बातें। तो वेव का ट्रांसमिशन हो रहा है रेयरर से डेंसर की ओर, रेयरर से डेंसर की ओर। क्लियर है ये बात। वैसा तो ट्रांसमिटेड वेव की फ्रीक्वेंसी भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको लिख लेनी है, जल्दी से इसको लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हम लोग। ये केस पहला हुआ जिसमें हमने पतले रस्सी से मोटे रस्सी की ओर बढ़े, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ चले। अब हम आगे बढ़ते हैं जहां पे डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें कि हम बोलेंगे कि वेव का ट्रांसमिशन होता है साहब फ्रॉम द डेंसर टू द रेयरर, यानी कि मोटी रस्सी से पतली रस्सी की ओर चलते हैं। तो हमारे पास एक मोटी रस्सी थी जिसमें हमने वेव बनाया, और जैसे मेरे बच्चे वेव बनाया मैंने, तो यहां पे दिस इज द इंसिडेंट वेव। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इंसिडेंट वेव हो जाएगी भाई। इंसिडेंट वेव है, चल रही है चल रही है चल रही है, दिस इज द फ्री बाउंड्री। अब क्या होगा, कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा, सो दिस इज फॉर द ट्रांसमिटेड वेव। और ये कहानी रिफ्लेक्टेड वेव की। मोटी रस्सी के सामने वो पतली सी जो रस्सी है ना, वो पता है किसकी तरह बिहेव करेगी, मूवेबल पॉइंट की तरह बिहेव करेगी। पतली रस्सी के सामने मोटी रस्सी एकदम खड़ी रहती है, हाँ आ जा तू, देखते हैं हम लोग, है ना। तो जैसे पतली रस्सी का वेव बनाया, वो एक फिक्स्ड पॉइंट की तरह बिहेव करता था, जिसकी वजह से रिफ्लेक्टेड वेव नीचे से आती थी वापस, ठीक है। लेकिन जब एक मोटी रस्सी के सामने पतली रस्सी को रखोगे, तो वो पतली जो रस्सी है वो मोटी रस्सी के हिसाब से एडजस्ट होती रहेगी, मूवेबल। इसलिए रिफ्लेक्टेड वेव देखो ऊपर की तरफ आ रही है। यानी कि अगर मैं इंसिडेंट वेव की बात करूं तो ए आई होगा पॉजिटिव, ए टी होगा पॉजिटिव, और ए आर भी होगा पॉजिटिव। बाकी कहानी तो ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ओमेगा टी प्लस का के एक्स, है ना। अब वेव नंबर बदल देना है बेटा, यहां पे जैसे ही सारी बातें बदल जाती है तो वेव नंबर को बदल देते हैं हम लोग फिर, ठीक है। तो ट्रांसमिटेड वेव के लिए वेव नंबर K2 ले लेंगे, बाकी सब सेम मीडियम की बातें हैं, तो वेव नंबर से हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कोई। बोलो बेटा जी, यहां तक कोई समस्या परेशानी किसी प्रकार की अगर है तो बता दो भाई, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े। क्लियर है ये बातें सभी को, सभी प्रकार की बातें सभी को। अच्छा अब सुनो ना, रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव
दोनों के एम्पलीट्यूड सेम आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? आते थे ना भैया। इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, मैं इसको मिटा ही देता हूं पूरे पार्ट को, यहां पे इज्जत के साथ एक बात लिखता हूं, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, अब वो कैसा भी केस हो भाई, कोई सा भी रिफ्लेक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम होता। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रांसमिशन, यहां पे कहानी बदल चुकी है। नाउ दे आर नॉट सेम, क्योंकि यहां पे इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव अब बराबर नहीं है, तो तीन अलग अलग टाइप के एम्पलीट्यूड देखने को मिल रहे हैं, इंसिडेंट वेव का, ट्रांसमिटेड वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का। अब जब तीनों के अलग अलग एम्पलीट्यूड दिख रहे हैं, तो इनके एम्पलीट्यूड में रिलेशन भी पता होना चाहिए हम लोगों को। फिर तो भाई इससे पहले तो कोई समस्या परेशानी नहीं थी, लेकिन अब समस्या परेशानी आने लगी, क्योंकि यहां पे हमारे पास कहानी आ चुकी है किसकी? इंसिडेंट वेव, ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की। तो अब तीनों अलग अलग, तो भाई तीनों अलग अलग तो कैसे रिलेट किया जाए इनको आपस में? तो आओ जरा इनके रिलेशन के बारे में भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक मिनट रुको, हां यहां पे आओ, कैलकुलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव। तो भैया सीधी सी बात है, इंसिडेंट पावर जो होती है वो ट्रांसमिटेड पावर प्लस रिफ्लेक्टेड पावर के बराबर होती है। ये बात तो कोई बड़ी चीज नहीं थी। सीधी सी बात है भाई, वेव आई, वेव के साथ एनर्जी फॉर्मेट में आती है। क्या क्या फॉर्मेट है बता चुका हूं, एनर्जी डेंसिटी, इंटेंसिटी या पावर। मैंने उठाया पावर, मैंने बोला इंसिडेंट पावर जो होता है वो रिफ्लेक्टेड पावर प्लस, क्योंकि पावर स्केलर है। अरे तो भैया जितनी पावर आई उसमें से कुछ पावर ट्रांसमिट हो गई, कुछ पावर रिफ्लेक्शन में आ गई। तो इंसिडेंट पावर, यार पावर का फॉर्मूला क्या था? सोचना पड़ेगा। पावर का फॉर्मूला क्या पढ़े थे तुम लोग? हाफ रो वी इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। क्या यही पढ़ा था क्या तुम लोगों ने? बोलो। अरे पावर को क्या बोले थे? एनर्जी अपॉन टाइम बोले थे ना। हाँ, तो एक साइकिल के लिए डिफाइन कर दे उसको। तो एक साइकिल के लिए जब तुमने इसको डिफाइन किया तो बोला था हाफ रो वी, देख लेना यार, क्या ये पावर आया था शायद? अब देखो ना, फ्रीक्वेंसी की बातें कर लेते हैं यहां पे, तो हाफ इनटू, ठीक है, चलो अभी इसको ही लिखते हैं, इसी को लिखते हैं। इंसिडेंट के लिए डेंसिटी, भाई मीडियम वगैरह की जो डेंसिटी है उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन आएगा एम्पलीट्यूड में, परिवर्तन आएगा मास पर यूनिट लेंथ में, और परिवर्तन आएगा बेटा वेलोसिटी में। ठीक है, देखो भाई ओमेगा वाली कहानी में तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ओमेगा में तो कोई समस्या नहीं, डेंसिटी में कोई समस्या नहीं। समस्या आती है किसमें? वेलोसिटी में और एम्पलीट्यूड में। समस्या आएगी वेलोसिटी में और एम्पलीट्यूड में। तो क्या करें भाई? यार एक मिनट, डेंसिटी था कि कुछ और था? यहां पे सोच लो एक बार। एनर्जी अपॉन टाइम किया था ना, पावर इज इक्वल्स टू, रुको एक मिनट, रुको, पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं जस्ट। पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम आया था, तो इसको लिखा था हाफ हाफ ऐड हो गया था ये। ठीक है, तो चलिए भाई, हाफ रो ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर वी। ठीक है, म्यू भी आना था शायद इसमें म्यू आता था शायद में, है ना। एक बार क्रॉस चेक करेंगे यार, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? क्रॉस चेक करेंगे इसमें, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू आता है कि नहीं आता है साथ में? रुको यार, जहां तक मुझे याद आ रहा है फॉर्मूला तो यही था, म्यू के टर्म्स में था ना। तो पावर का जो फॉर्मूला था हाफ म्यू इंटू वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। ठीक है, हाँ भाई, तो इंसिडेंट के लिए बात करें। देखो भाई अब क्या होगा ना, म्यू बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा, एम्पलीट्यूड बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगी, ओमेगा तो सेम ही था। तो इसको लिखा हाफ ऑफ म्यू इंसिडेंस के लिए, वी इंसिडेंस का, एम्पलीट्यूड इंसिडेंस का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू म्यू आर वी आर
ए आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर प्लस का हाफ म्यू इंटू टी वी टी ए टी का स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। देख लो भाई, क्या यही बातें बन रही थी केस में? ठीक है। अच्छा, अब सारे ओमेगा ओमेगा तो खत्म हो जाएंगे भाई, सारे सेम है तो सब खत्म। ठीक है, रस्सी सेम है तो टेंशन की बातें करें तो टेंशन को सेम कंसीडर करते हुए v को t बाय म्यू का अंडर रूट लिखते थे बेटा जी। तो यहां पे v की जगह ये वाली बातें आ सकती है ना? हाँ, आ तो सकती है। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू टी बाय म्यू कर सकते हैं, या तो फिर कर सकते हैं क्या सर? तो v को या तो लिखें t अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू, तो म्यू से म्यू मर जाएगा, फिर ये कर लो, t से t मर जाएगा, फिर अंडर रूट म्यू में कहानी चलेगी पूरी, है ना? हाँ, ऐसा कर लो भाई, ये वाला ट्राई करो। v की जगह अंडर रूट ऑफ t बाय म्यू करके देखो क्या बात बनती है यहां पे, या फिर म्यू वन को एलिमिनेट कर दो। म्यू वन की जगह आप सीधा लिख सकते हो t अपॉन वी वन का स्क्वायर। अरे म्यू आई की जगह क्या लिखोगे? t अपॉन वी आई का स्क्वायर। म्यू आर की जगह लिखोगे t अपॉन म्यू आर का स्क्वायर। म्यू टी की जगह क्या लिखोगे? t अपॉन वी टी का स्क्वायर। वहां पे पुट करो तो रिलेशन आएगा। देखो जरा क्या रिलेशन बनता है इसमें। किया क्या ट्राई तुम लोगों ने? अरे यार कुछ नहीं करना था, मैंने बोला ना ये वी स्क्वायर इक्वल टू टी बाय म्यू हो जाएगा। अभी म्यू की जगह टी बाय वी स्क्वायर कर दो बस। म्यू की जगह आप क्या करोगे? टी अपॉन वी स्क्वायर करोगे। तो चलिए भाई, टी अपॉन वी आई का स्क्वायर इंटू वी आई इंटू ए आई का स्क्वायर इज इक्वल टू टी अपॉन वी आर का स्क्वायर इंटू वी आर इंटू ए आर का स्क्वायर प्लस टी अपॉन वी टी का स्क्वायर इंटू वी टी इंटू ए टी का स्क्वायर। भाई सारे टी से टी निपट गए, एक वी आई से एक वी आई, एक वी आर से एक वी आर और एक वी टी से एक वी टी खत्म। सो वी आर लेफ्ट विथ ए आई का स्क्वायर अपॉन वी आई इज इक्वल टू ए आर का स्क्वायर अपॉन वी आर इज प्लस का ए टी का स्क्वायर अपॉन वी टी। एक रिलेशन तो ये नजर आ रहा है मुझे। ठीक है भाई, एक रिलेशन तो ये मिल गया मुझे। इसके अलावा एक रिलेशन और मिलता है, वो रिलेशन क्या है? आओ जरा चेक करें। अच्छा एक काम करो, कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे इसमें से, कुछ चीजें कॉमन ले लेंगे इसमें से। वेलोसिटी है ना, रिफ्लेक्टेड वेव की जो वेलोसिटी होगी वो इंसिडेंट वेव के बराबर ही होगी ना बेटा। रिफ्लेक्टेड वेव की जो वेलोसिटी होगी, सेम मीडियम में सेम स्पीड से तो चलते बेटा। तो since medium is same for incident and the reflected wave, so vi is equals to vr। कर दो भाई vi को vr के बराबर। तो एक काम करो, इसको इधर ले आइए। तो ये ए आई का स्क्वायर माइनस का ए आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी आई बाय वी टी इंटू ए टी का स्क्वायर। यह आपकी पहली क्वेश्चन बन जाती है। मतलब अल्टीमेटली हमें क्या है, इनमें रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। अल्टीमेटली मुझे तो इनमें रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो एक रिलेशन तो ये मिल गया। दूसरा रिलेशन कहां से मिला? तो दूसरे रिलेशन के लिए सीधी सीधी बात है, एक मिनट को, ये क्या हो गया? हाँ, दूसरे रिलेशन की मैं बात करूं, सो द सेकेंड रिलेशन इज गिवन बाय, हाँ इट इज गिवन बाय कि भैया जो एम्पलीट्यूड इंसिडेंट वेव का होगा उसी में से कोई एम्पलीट्यूड ट्रांसमिटेड का होगा और उसी में से कोई एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड का होगा। ऑब्वियस ही बात है भाई, ट्रांसमिटेड वेव के पास एम्पलीट्यूड कहां से आया? इंसिडेंट वेव के पास कुछ था, उसने कुछ तो ट्रांसमिट कर दिया, कुछ को वापस ले आया। तो ये वाली कहानी हमारी सेकेंड वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो यहां से ए आई माइनस का ए आर इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। ए आई माइनस का ए आर इज इक्वल्स टू ए टी हो जाएगा। बोलो अच्छा, ऐसा क्या?
बिल्कुल सही कहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो तुम लोग, है ना। अच्छा जी, ठीक है, बढ़िया, समझ गए हम लोग। अब अगर ऐसी बात है तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, एंड फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन हम जानते हैं ए आई का स्क्वायर माइनस का ए आर का स्क्वायर इक्वल्स टू वी आई बाई वी टी डॉट ए टी का स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका ए आई माइनस का ए आर इंटू ए आई प्लस का ए आर इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी टी डॉट ए टी का स्क्वायर। बोलो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस का बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखने का तरीका है, नहीं आता क्या तुम लोगों को? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे भी यही किया, और यहां पे देखो ए आई माइनस ए आर ए टी के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा ए टी इंटू ए आई प्लस का ए आर इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी टी का इंटू ए टी का स्क्वायर। अब एक ए टी से तो ये ए टी निपट जाएगा, और ए आई प्लस ए आर इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी टी डॉट ए टी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, चलो। अब एटी और ए आर में रिलेशन चाहिए ना, एटी और ए आर में रिलेशन चाहिए, यूज अगेन द सेकंड इक्वेशन। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बना लो इसको भाई साहब, इसको बना लीजिए आपकी तीसरी इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 करने से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू ए टी प्लस वी आई अपॉन वी टी डॉट ए टी। देख ले बेटा, सही बात है कि नहीं? ए आई प्लस ए आर प्लस ए आई प्लस ए आर, सॉरी ए आई माइनस ए आर प्लस ए आई प्लस ए आर, ए आर से ए आर मट जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए आई, ए टी प्लस वी आई बाई वी टी इन 2 टाइम्स ऑफ ए टी। सो यहां से 2 टाइम्स ऑफ ए आई इज इक्वल्स टू वी टी प्लस वी आई अपॉन वी टी इंटू ए टी। तो ए आई या फिर ए टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ वी टी डिवाइडेड बाय वी टी प्लस का वी आई इंटू ए आई। क्योंकि आपको इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता हो सकता है, इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड पता है तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड अगर पता है तो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। और अगर आपके पास ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड आ गया है तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, सो ए आई माइनस का ए आर इज इक्वल टू 2 वी टी अपॉन वी आई प्लस का वी टी इंटू ए आर। ये इधर ले आओ। सो ए आर इज गिवन बाय 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ वी टी अपॉन वी आई प्लस का वी टी इंटू ए आई। सोचो ना, ये ए आर इधर चला गया, ये ए आई इधर आ गया, ए आई माइनस का 2 वी टी अपॉन वी आई प्लस वी टी इंटू ए आई को कॉमन निकाल दिया, ए आर बनता है वी आई माइनस का वी टी अपॉन वी आई प्लस का वी टी इंटू ए आई। लो भाई, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव दोनों के एम्पलीट्यूड निकालिए। सर इसमें ऐसा क्यों किया, रिफ्लेक्शन में क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे बच्चे रिफ्लेक्शन के केस में दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे, भले इंसिडेंट वेव हो भले रिफ्लेक्टेड वेव हो, दोनों के एम्पलीट्यूड सेम थे। और बेटा जी जब दोनों के एम्पलीट्यूड ही सेम, तो फिर किस बात की चिंता, किस बात की परेशानी, किस बात की समस्या थी हम लोगों को? क्लियर रहेगी बात सभी को? तो इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव तीनों के एम्पलीट्यूड बदलते हैं व्हेन यू हैव द ट्रांसमिशन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चले जाए, यानी कि अगर मान लो रस्सी को हमने दीवार से नहीं बांध के रखा, बल्कि एक मोटी रस्सी को एक पतली रस्सी से बांध दिया, तो बेटा जी जब एक मोटी रस्सी को एक पतली रस्सी से आप बांधते हो, तो जैसे ही एक तरफ से वेव प्रोड्यूस करी, तो वेव जब मोटी रस्सी से ये पतली रस्सी में जाती है, तो उस टाइम पे दोनों के एम्पलीट्यूड्स में बदलाव आते हैं।
इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड हमें पता होता है, हमसे पूछ लेता है कि ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड बताइए और रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड बताइए, वो बताने के लिए हम यहां पे आते हैं। फिर गॉट इट। तो चलिए जी, यह है कहानी कैलकुलेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड एंड द ट्रांसमिटेड वेव। छाप लेंगे सभी लोग जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा नोट कर लीजिए जल्दी से। किया नोट सभी ने? यहां पे आइए, सारी बातें लिख लीजिए। हो गया? शाबाश। चलो भाई, तो चलिए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टेशनरी वेव। मैंने क्या बोला था आपसे? बिल्कुल शुरुआती दौर पे आओ, जरा फिर से इधर आते। बिल्कुल शुरुआती दौर पे आओ। मैंने क्या बोला था आपसे कि हम जब वेव की बात कर रहे थे, जब हम वेव्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, तो एक था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द एनर्जी, तो एक आया था उसमें क्या? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, राइट? और एक आया था स्टेशनरी वेव। तो एक याद हो तो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव हमने पढ़ा था, और उसी के साथ एक क्लासिफिकेशन आया था जिसमें हमने चर्चा की थी स्टेशनरी वेव की। हमने बोला था कि साहब दोनों में अंतर यह होता है कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में एनर्जी का प्रोपगेशन हो जाता है, यहां पे या मोमेंटम का प्रोपगेशन होता था। एनर्जी या मोमेंटम का प्रोपगेशन होता था इन केस ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, लेकिन स्टेशनरी में नो प्रोपगेशन या फिर नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, है ना? सिंपली लिख देता हूं, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम। अब बात यह थी कि एनर्जी और मोमेंटम का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। एनर्जी और मोमेंटम का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में हर एक पार्टिकल ऑसिलेट करता था विद द सेम एम्पलीट्यूड। एवरी पार्टिकल ऑसिलेट्स विद सेम एम्पलीट्यूड। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता। एम्पलीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट। यहां पे एम्पलीट्यूड ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल इज डिफरेंट। तो हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड यहां पे डिफरेंट होता था। अब सर स्टेशनरी वेव बनाए कैसे? तो भाई मैंने पहले भी बोला था, गिटार देखा है तुम लोगों ने, उसकी जो स्ट्रिंग होती है वो, उसको जब प्लग करोगे, प्लग मतलब ऐसे पकड़ के खींचना, है ना? तो उस टाइम पे जिस टाइप का ऑसिलेशन, जिस टाइप की वेव वहां पे बन रही है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टेशनरी वेव। या फिर आप एक काम करो, वो डेयरी वाले से जब कभी दूध वगैरह लेके जाते हो तो वो एक रबर से बांधता है उसको, थैली को, है ना? पनीर वगैरह लेने जाओगे कभी या कुछ भी, जस्ट मतलब एक रबर आता है यार, है ना? उस रबर को तोड़ के ऐसे स्ट्रेच करना, रबर को तोड़ के स्ट्रेच करके बीच में से प्लग करना, प्लग मतलब ऐसे उंगली से इसको मूव करना, तो वो देखना बीच वाला पार्ट सबसे ज्यादा ऑसिलेट करता है, उसके आसपास के पार्टिकल्स धीरे 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 ऑसिलेट करते हैं। तो बेसिकली इस टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसी भी स्टेशनरी वेव में। यानी कि मान लीजिए रबर हमारे पास थी, रबर को पकड़ के मैंने ये यहां से लेके यहां तक ऐसे फिक्स कर दिया, रबर को मैंने ऐसे क्या किया? फिक्स कर दिया। और जैसे फिक्स करके अब बीच में से ऐसे खींच के छोड़ दूं, बीच में से रबर को ऐसे पकड़ के खींचूं और छोड़ दूं, तो तुम भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूं, ये रबर इस प्रकार का ऑसिलेशन करेगा। बीच वाला पार्टिकल जो होगा सबसे ज्यादा ऑसिलेट करेगा, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड उसी का होगा। फिर उसके करीब वाला थोड़ा कम एम्पलीट्यूड का होगा, उससे और करीब वाला कम एम्पलीट्यूड का, उससे और करीब वाला कम एम्पलीट्यूड का, और ये सबसे मिनिमम एम्पलीट्यूड का। ठीक है? तो ऐसे करके यहां पे कहानी चलती है। हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है। यहां पे तो सारे पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन स्टेशनरी वेव में कहानी बदल जाती है और स्टेशनरी वेव में हर एक पार्टिकल अब अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेगा। स्टेशनरी वेव मतलब ये आगे नहीं बढ़ती। स्टेशनरी क्यों बोला है? क्योंकि ये ऐसा नहीं, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव तो तुमने देखा था आगे बढ़ती रहती थी, कहानी आगे चलती जाती थी, लेकिन ये एक ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं, आगे नहीं बढ़ते। दैट्स वाई यहां पे एनर्जी और मोमेंटम का कोई ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए स्टेशनरी वेव नाम दिया गया इसको।
मेरी बात समझते होंगे शायद आप लोग, और अगर समझते हो तो अगर आपको यहां नजर आ रहा हो तो देखिए दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स। अगर कुछ नजर आ रहा हो तो दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स, और इन फिक्स्ड पॉइंट में ये वेव कुछ इस प्रकार से जा रही है। दिस इज द केस ऑफ अ स्टेशनरी वेव। अब इसमें देखो बीच में सबसे ज्यादा ऑसिलेशन है, और जैसे जैसे आप कोने पे जाओगे ऑसिलेशन कम हो जाएंगे बेटा जी, है ना। तो व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, अच्छा बनती कैसे वो भी तो समझो। व्हेन टू वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड प्रोपगेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, देन दीज वेव्स सुपरइंपोज टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव। अभी तक क्या हो रहा था भैया, प्रोपगेट कर रहे थे जिसकी वजह से सुपरइंपोज हो रहा था, तो इंटरफेरेंस होता था वहां पे। लेकिन अगर यहां पे दो वेव्स जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम एम्पलीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन में आए तो आपस में मिल जाते हैं, और मिलने के बाद दे फॉर्म द स्टेशनरी वेव। इस टाइप की वेव बनाते हैं बेटा वो। क्लियर है ये बात सभी को? डेफिनेशन हो गई। अब और थोड़ा सा विजिबिलिटी दिखा कर देता हूं क्लियर इसकी। ये देखो बेटा क्या हुआ, ये देखो स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन हो रही है, यहां पे स्टेशनरी वेव फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा स्टेशनरी वेव का फॉर्मेशन हुआ कैसे? ये देखो, ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव गई, टकरा के वापस आई, जैसे टकरा के वापस आई अब यहां पे स्टेशनरी वेव बनना शुरू हो जाएगा। देखो ठीक है, तो तुम देखोगे तो पता चलेगा कि पहले तो एक प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जाती है, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव जाती है, जाने वाली वेव का एम्पलीट्यूड मान लीजिए ए है, टकरा के वापस आई, वापस आने वाली का भी एम्पलीट्यूड ए है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी। तो यहां से जो वेव आई और यहां से जो वेव आई ये आपस में टकरा के कुल मिला के बनाती है एक स्टेशनरी वेव। और ये स्टेशनरी वेव आपको नजर आ रही होगी, देखो ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव गई, इधर से आ रही है और ये भी आ गई, ये आपस में टकराई, टकराने के बाद देखो दीज आर द फिक्स्ड पॉइंट्स, और यहीं पे ऑसिलेशन हो रहा है इसका, सिर्फ देखो यहीं पे ऑसिलेशन हो रहा है। दिस इज द स्टेशनरी वेव। अभी आगे नहीं बढ़ेगी, अभी आगे बढ़ ही नहीं सकती, अब एक ही जगह। अभी देखो अभी तो बढ़ दी आगे, लेकिन जैसे वापस आके टकराएगी अब आगे नहीं बढ़ेगी, अब एक ही जगह पे रह के ऑसिलेट होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी, ऑसिलेट होती रहेगी। यह है कहानी बेटा स्टेशनरी वेव की, यह है कहानी स्टेशनरी वेव की। तो आई थिंक मेरी बातें आपको समझ आती होगी। तो चलिए भाई, स्टेशनरी वेव में होता क्या है, द डिस्टर्बेंस इज कन्फाइंड टू द रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। डिस्टर्बेंस आगे प्रोपगेट नहीं होता, उस इलाके में ही रह जाता है जहां पे वो प्रोड्यूस किया गया था। जैसे गिटार की बात करूं या वो रबर की बात करूं, आपने डिस्टर्बेंस दिया, आपने उसको प्लग किया, वो डिस्टर्बेंस वहीं रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा फिर, है ना। हाँ, डिफरेंट पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं विद द डिफरेंट एम्पलीट्यूड, नो डाउट हम भी समझ चुके हैं इस बात को। हियर ऑल द पार्टिकल क्रॉस देयर मीन पोजीशन टुगेदर। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड, सारे पार्टिकल्स नो डाउट अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, लेकिन सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया आपने। क्या इसका कुछ दिखा सकते हो आप, विजिबिलिटी करा सकते हो इसकी? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, आगे कुछ स्लाइड्स में मेरे पास हो तो मैं बताऊं। यहां देखो बेटा, हाँ इसमें देखो, इसमें देखो बेटा जी, ये है मीन पोजीशन वाली लाइन, ये है मीन पोजीशन वाली लाइन। अब देख इस पार्टिकल को देखना बेटा, इसके बगल वाले पार्टिकल को देख, इस पार्टिकल को देख, इस पार्टिकल को देख, इसको देख और इसको देख। सारे पार्टिकल एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं, सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ क्रॉस कर रहे हैं मीन पोजीशन को। ना कोई ऐसा हो रहा है कि पहले क्रॉस कर रहा है, ना ही कोई बाद में क्रॉस कर रहा है। सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। और अगर सारे पार्टिकल्स एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं ना बेटा, तो यही मैं बता रहा हूं कि भले ही वो अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर लें, है ना, हो सकता है इनके एम्पलीट्यूड अलग अलग है, कोई बात नहीं, लेकिन ये एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं बेटा। तो ये खासियत है एक स्टेशनरी वेव की, दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ द स्टेशनरी वेव, कि सारे के सारे स्टेशनरी वेव एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं। चल आज अपने पॉइंट पे वापस आते हैं, कवर करते हैं। Here all the particles cross their mean positions together. Most important point तो यही था हमारे लिए, बाकी ये तो हमने पढ़ लिए। Energy of one region remains confined in that region only, that is it does not propagate। तो obviously बात है भाई, अगर आपके पास स्टेशनरी वेव, क्योंकि देखो ये तो मैं चलो एक ही पार्ट बना रहा हूं स्टेशनरी वेव का, स्टेशनरी वेव ऐसी बनती जाती है। तो इस इलाके में जो एनर्जी है ना, इस इलाके में जो एनर्जी है वो इसी इलाके में रहेगी। ये दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए, इस
पार्ट में जो एनर्जी है वो इसी पार्ट में रहेगी, वो इधर ट्रांसफर नहीं हो सकती है। स्टेशनरी वेव नाम से पता चल रहा है अपने को। एनर्जी ऑफ वन रीजन रिमेन्स कन्फाइंड इन दैट रीजन ओनली, इट डज नॉट प्रोपगेट्स। In standing wave, some particle remains at rest called as the node, whereas some undergoes the maximum displacement, these are called antinodes। मैंने बोला था ना नोड एंटीनोड की कहानी आएगी। ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट है बेटा, और जो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं उनको नोड कहते हैं। ये हमारे फिक्स्ड पॉइंट्स है, और जो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, नोड। और ऐसे पॉइंट्स देखो, ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं, ये हमारे होते हैं फ्री पॉइंट्स। और जो बेटा फ्री होते हैं उनको कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो क्या है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फिक्स है, और जो बेटा जी फिक्स पॉइंट होते हैं उनको कहते हैं नोड। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, उनको कहते हैं एंटी नोड्स। तो ध्यान रखना, नोड्स और एंटी नोड्स की कहानी अब बहुत चर्चा में आने वाली है। तो ये 5 पॉइंट है, पांचों पॉइंट में अगर तुम्हें लगता है कुछ काम का है तो उसको जल्दी से छाप लो, फिर हम आगे बढ़े। नोट किया सभी ने? बढ़िया, शानदार। तो ये सारे पॉइंट समझ चुके हैं बहुत अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को लगा लो भाई, क्योंकि हमने बोला कि दो वेव्स सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके सुपरपोजिशन से जो वेव बनती है वो स्टेशनरी वेव होती है। तो लो भाई, ये रही मेरी इंसिडेंट वेव a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रही मेरी रिफ्लेक्टेड वेव माइनस का a sin ओमेगा टी माइनस प्लस का के एक्स। बेटा जी ये बात समझते हो ना तुम लोग? फिक्स्ड एंड से बात कर रहा हूं मैं यहां से, ठीक है? तो मान लीजिए ये कोई रस्सी को आपने यहां पे फिक्स एंड से बांध दिया। अब जैसे इसमें पल्स डेवलप करोगे ये इधर जाएगी, और टकराने के बाद ये इधर से वापस आएगी। पहले वाले केस में एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, दूसरे वाले केस में एम्पलीट्यूड नेगेटिव। बाकी की कहानी तो तुम समझदार हो। बेटा इन दोनों का सुपरपोजिशन करना है, यानी कि y नेट जो होगा गिवन बाय वाई आई प्लस वाई आर, वाई नेट जो होगा गिवन बाय वाई आई प्लस वाई आर, और i के लिए बोलेंगे a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, r के लिए बोलेंगे माइनस का a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। बेटा इसका जो प्रूफ है वो कोई काम का नहीं है। अल्टीमेटली बस आप ये बात समझिएगा कि इसको सॉल्व करने के बाद वी गॉट दिस इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव। ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद हमें कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें कि ये हम बोलते हैं कि दिस इज द इक्वेशन फॉर द स्टेशनरी वेव। ठीक है, तो यहां पे साहब ये cos ओमेगा टी, टी के फॉर्मेट में रहने देना, पोजीशन तो सबकी फिक्स्ड ही है बेटे इस टाइम पे। तो 2a sin kx दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, जिसको कि आप एम्पलीट्यूड कहते थे यहां पे। तो स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड ये रहेगा बेटा अलग अलग पोजीशंस पे, क्योंकि इस बार एम्पलीट्यूड अलग अलग है। तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है इस बार। एम्पलीट्यूड मैंने क्या बोला था, हर पार्टिकल का यहां पे एम्पलीट्यूड अलग अलग है, और हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड अलग अलग होने का तात्पर्य यह है मेरे बच्चे कि अलग अलग पोजीशंस पे, यानी कि यहां से x1 डिस्टेंस पे, x2 डिस्टेंस पे, x3 डिस्टेंस पे अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं वो क्या करेंगे बेटा, अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करेंगे। तो यहां का एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसलिए मैंने 2a sin kx को साथ में लिखा फॉर द एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड कहलाता है, तो ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा स्टेशनरी वेव का। ये उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तरह नहीं जिसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम था। हाँ, ये उस प्लेन प्रोग्रेसिव वेव की तरह नहीं जिसमें हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम था। ये कहानी कुछ अलग है, यहां पे अलग अलग पोजीशंस पे जो पार्टिकल्स हैं उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे। मेरी बात शायद आपको समझ आ रही होगी। इसका यहां पे जो डेरिवेशन वाला पार्ट है कोई नहीं पूछेगा, जेई में तो बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो आपको भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस आप इस चीज पे फोकस करिए, बिकॉज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, यही पूछेगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर ऐसी इक्वेशन देखती है कहीं पे भी तो समझो कि वो कहीं ना कहीं स्टेशनरी वेव की बातें करना चाहता है, तो उसकी भावनाओं को समझते हुए फिर आगे बढ़ना। ठीक है, तो इसको छाप लो, कुछ छापना है तो फिर हम आगे बढ़े। नोट किया सभी ने? पक्का? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ सी द एम्पलीट्यूड वाला पार्ट कब मैक्सिमम होता है और कब मिनिमम होता है। तो एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा तो इसकी हमने चर्चा करी। भाई सीधी सी बात है, आपने अभी एम्पलीट्यूड निकालना सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना।
तो आपने अगर अभी एम्पलीट्यूड निकालना सीख लिया है और आपको पता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो 2a साइन ऑफ kx है, तो बेटा जी सीधी सी बात है, ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब हो सकता है? ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तब हो सकता है जब ये साइन kx मैक्सिमम हो जाए। और साइन kx का मैक्सिमम वैल्यू आप समझदार हैं, जानते हैं कितना होता है साहब? साइन kx मैक्सिमम होगा या तो प्लस में 1 है ना भाई, प्लस का 1 ही मैक्सिमम होगा, या फिर उधर जाओ तो माइनस के 1 में। देखो साइन kx अपनी वैल्यूज पॉजिटिव मतलब मैक्सिमम रखता है +1 या -1 है ना, और यहां पे पार्टिकल के, चलिए भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, ये सारी बातें हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, साइन kx +-1 है, दैट मींस kx जो होगा या तो वो π/2 हो सकता है, या तो वो 3π/2 हो सकता है, या फिर वो 5π/2 हो सकता है ना भाई, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज पे तो ऐसे आंसर्स आने वाले हैं, +1 -1 +1 -1 है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं kx की, तो इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लिखाया जा सकता है कि भाई kx जो जनरली होना चाहिए वो होना चाहिए 2n+1 π/2, और n का वैल्यू आप शुरू कर दीजिएगा राइट फ्रॉम द 0 0 1 2 3, जैसे n का वैल्यू 0 पुट करोगे इट कम्स आउट बी π/2, n का वैल्यू 1 पुट करा 3π/2, n का वैल्यू 2 पुट करोगे 2 to the 4 + 1 5π/2 है ना, 3 पुट करोगे तो 7π/2, 4 पुट करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 9π/2। तो वो कहानी यहां चलती जाएगी यहां से, ठीक है। सो kx विल बी इक्वल्स टू 2n+1 π/2। अब क्या होता है ना भाई, k को 2π/λ लिख सकते हैं हम लोग, है ना, तो यहां पे 2π/λ इंटू x इक्वल्स टू 2n+1 π/2। तो इसको यहां पे लैम्डा को फॉर्मेट में लिखते हैं बेटा, तो पाई से पाई मर जाएगा, और इसको अगर हम x को लिखें तो इट इज गिवन बाय 2n+1 λ/4। इट कम्स आउट भी बेटा 2n+1 λ/4। बेटा ये क्या है x? सर x वो डिस्टेंस थी ओरिजिन वाले पार्टिकल से, हम यही तो बोलते थे x क्या है? डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे पार्टिकल को देखा जा रहा है, तो x हमारे पास ओरिजिन से पार्टिकल का डिस्टेंस है, ठीक है। तो इन्होंने बोला साहब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कहां पे? जहां पे x की वैल्यू 2n+1 λ/4 है। अब ये λ/4 की कहानी क्या है? n का वैल्यू 0 पुट करोगे इट कम्स आउट बी λ/4 है ना, n का वैल्यू आप पुट कर सकते हो 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी चलेगी। तो n का वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे यू विल गेट द आंसर लाइक 2 × 0 0 + 1 λ/4। x का वैल्यू हो जाएगा बेटा λ/4। यहां पे क्या मिल रहा है आपको? मैक्सिमा। एक स्टेशनरी वेव की अगर मैं चर्चा करूं, एक स्टेशनरी वेव की मैं अगर चर्चा करूं तो बेटा जी ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी मुझे। अगर मैं यहां पे एक स्टेशनरी वेव बनाऊं, नहीं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोग्रेसिव वेव, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टेशनरी वेव, तो ये ऐसी कहानी चलती जाएगी बेटा जी, बिल्कुल ये स्टेशनरी वेव बनती जाएगी बड़े आगे तरीके से। यहां पे दिस इज द पॉइंट फिक्स्ड है ना, दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, और आई थिंक अभी हमें पता चल चुका है कि फिक्स्ड पॉइंट को नोड कहते हैं। फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। ये भी हमारा क्या कहलाएगा बेटा? नोड, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा? नोड। अब एक ऐसा पॉइंट जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जा रहा है, वो सबसे बीच वाला पॉइंट हो सकता है। वो बीच वाला पॉइंट है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाएगा। बाकी इसके इधर किसी पॉइंट पे जाओगे उसका एम्पलीट्यूड कम, इससे इस साइड किसी पॉइंट पे आओगे तो उसका भी एम्पलीट्यूड कम होगा। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड सेंटर वाले पॉइंट का होने वाला है, यानी कि इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है ना, इनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। और इधर एम्पलीट्यूड की बात करें तो यहां पे तो एम्पलीट्यूड 0 है भाई, नोड्स पे एम्पलीट्यूड कितना है? 0 है, और एंटी नोड्स पे एम्पलीट्यूड हो जाएगा मैक्सिमम। ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं बेटा एंटी नोड, है ना। अब नाम से भी समझते होंगे तुम लोग एंटी नोड क्यों कह रहे हैं इसको, नोड के जस्ट अपोजिट वाला, है ना। नोड बोले तो फिक्स पॉइंट जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, इसके जस्ट अपोजिट वाला एंटी, एंटी मतलब उसका अपोजिट, विरोध करने वाला, एंटी नोड जिस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाए।
बेटा जी जो x आप मेजर करते थे इस ओरिजिन पॉइंट से मेजर करते थे, है ना, जो भी आपने x मेजर करा होगा वो आपने इस ओरिजिन पॉइंट से ही मेजर करा है। दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, अगेन वी हैव, इस ओरिजिन पॉइंट से x को मेजर करते हो और इन्होंने आपसे पता है क्या बोला, इन्होंने आपसे बोला कि साहब जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पहली बार पता कहां मिल रहा है, लैम्डा बाय 4 पे। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है ना वो पता है कहां हो रहा है, लैम्डा बाय 4 पे। अगली बार कहां होगा, हो सकता है किसी और पोजीशन पे, वो हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला बेटा। अगला कहां होगा, 3 लैम्डा बाय 4 पे। उससे अगला कहां होगा, 5 लैम्डा बाय 4 पे, है ना। तो 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 ऐसे करके अब कहानी चलेगी, है ना। तो क्या देखने को मिला हमें कि साहब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पहली बार कहां मिलेगा, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पे, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पे। पहली बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां मिलेगा, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पे। पहली बार एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कहां मिलेगा, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 पे। और ये क्या मैं देख रहा हूं कि ये जो लैम्डा बाय 4 है ये क्या आया, डिस्टेंस आई बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड। नोड और एंटी नोड के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाय 4 मिला, यानी कि अगले एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन भी बेटा जी लैम्डा बाय 4 ही होगा, जिसके कारण हम कहते हैं कि दो नोड के बीच का जो सेपरेशन होता है वो होता है लैम्डा बाय 2। तो कुछ ज्ञान की बातें आपको उम्मीद कर रहा हूं यहां से मिल रही होगी, तो ये हैशटैग ज्ञान की बात लिख लेना इस पे, हैशटैग ज्ञान की बात, है ना। ऑलराइट मेरे बच्चे, सो ये वाली बातें आपको समझनी पड़ेगी। मैक्सिमम कब होता है, पहली बात तो एम्पलीट्यूड हमने निकाल लिया, 2r sin kx आ रहा था हमारे पास, है ना। तो उस केस में अगर हम बात करें तो साहब एम्पलीट्यूड हमारे पास आ रहा था 2a sin kx, और इस 2a sin kx में इस एम्पलीट्यूड को भी मैक्सिमम कर दीजिए, है ना। पहली चीज तो एम्पलीट्यूड आ रहा था 2a sin of kx, ये स्टेशनरी वेव का एम्पलीट्यूड आया। a क्या था सर, अरे बेटा जी a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल। उस स्टेशनरी वेव में कोई पार्टिकल है वो ऑसिलेट कर रहा है, समझो। हमने क्या बोला, स्टेशनरी वेव कैसे बनी, सर यहां से प्रोग्रेसिव वेव आई, यहां से भी प्रोग्रेसिव वेव आई, दोनों वेव आपस में मिल गई और अल्टीमेटली अब यहां पे एक स्टेशनरी वेव बनाई। सो पॉइंट यह है कि a इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल इन दैट प्रोग्रेसिव वेव। उस प्रोग्रेसिव वेव में जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड था वो a है, और जब दोनों मिलके यहां पे एक स्टेशनरी वेव बनाती है तो स्टेशनरी वेव में जो पार्टिकल्स ऑसिलेट करे उसका एम्पलीट्यूड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है। उसका जो आंसर आता है हमें, इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला 2a sin of kx। अब बात ये रही कि साहब अगर ये एम्पलीट्यूड है तो मैक्सिमम कब हो सकता है। हमने बोला भैया अगर आप इस एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये मैक्सिमम आपको मिलता है व्हेन दिस पार्ट इज मैक्सिमम, क्योंकि 2a के साथ कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कांस्टेंट पार्ट होते हैं। हमने बोला साइन ऑफ kx अगर मैक्सिमम हो जाए तो हमें एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल सकता है। अब बेटा जी पॉइंट ये आया कि मैक्सिमम कहां पे है, तो हमने बोला जब साइन kx मैक्सिमम हो, तो साइन kx की वैल्यू मैक्सिमम कहां पे ले सकते हैं, या तो +1 या तो -1। अब साइनोसॉइडल कर्व आपने बनाया है तो इसमें साइन दो जगह पे अपनी मैक्सिमम वैल्यूज को दिखाता है, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में, है ना। तो साइनोसॉइडल कर्व के हिसाब से साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यूज दो जगह दिखा रहा है, एक तो यहां पे प्लस का a और एक यहां पे माइनस का a, है ना भाई। अल्टीमेटली दीज आर व्हाट, दीज आर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स, सो दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज व्हिच द साइन हैव। साइन के पास दो बार मैक्सिमम वैल्यू आती है, एक तो यहां पे आ रही है और एक यहां पे भी आ रही है, तो यहां पे +1 या -1, बाकी बीच में कहानी 0 की चलती है, तुम भी समझदार हो इस बात को लेकर। तो हमने बोला +-1, और +-1 के हिसाब से kx की वैल्यू हो सकती है π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखे 2n+1 π/2। अब साहब क्या है ना कि k को 2π/λ लिखा जा सकता है, तो जब k को 2π/λ लिखा, λ इज द वेवलेंथ,
लैम्डा इज द वेवलेंथ, है ना, वेव की बात हो रही है क्योंकि। तो यहां पे 2 पाई बाय लैम्डा इनटू x इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, पाई से पाई मर जाएगा, x का वैल्यू बनेगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। यानी कि इतने डिस्टेंस पे जब आप ओरिजिन से चलोगे तो इतने डिस्टेंस पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। ओरिजिन से जब आप चलोगे तो इतने डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमा मिलने वाला है। n का वैल्यू हमने बोल दिया 0 1 2 3 ले लेना, तो 0 पुट करते इट कम्स आउट बी लैम्डा बाय 4। ओहो हो, पहला मैक्सिमा कहां मिलेगा, लैम्डा बाय 4 पे। दूसरा मैक्सिमा कहां मिलेगा, 3 लैम्डा बाय 4 पे। ये फर्स्ट मैक्सिमा। दूसरा वाला कहां मिल रहा है, सेकंड वाला मैक्सिमा कहां मिलेगा, यहां पे से 3 लैम्डा बाय 4 पे। फिर थर्ड मैक्सिमा कहां मिलेगा, 5 लैम्डा बाय 4 पे। और ऐसे करते करते सारी कहानियां मेरे बच्चे चलती जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो पक्का? तो ये सर्टेन पोजीशंस है जहां पे हमें मैक्सिमम मिलने वाला है। आओ जरा थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझा, और जब हमने इसको ग्राफिकली समझा तो हमें क्या देखने को मिला कि साहब दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, यहां पे फिक्स पॉइंट है इसलिए इसको कहते हैं नोड। फिक्स पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, फिक्स पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 होता है, ठीक है। स्टेशनरी वेव बनाई है मैंने, स्टेशनरी वेव का सबसे सेंटर वाला पार्टिकल है वही मैक्सिमम ऑसिलेशन कर सकता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा सकता है। यानी कि ये पॉइंट आएगा जिसपे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। सर जहां पे एम्पलीट्यूड 0 होता है उनको नोड कह रहे हैं, तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा उसको क्या कहेंगे, नोड का अगेंस्ट यानी एंटी नोड, ठीक है। अब सवाल यह आया कि साहब ओरिजिन से x डिस्टेंस पे, वो की लैम्डा बाय 4 था, है ना, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे विल गेट द फर्स्ट मैक्सिमा। यानी ओरिजिन से लैम्डा बाय 4 पे हमें पहला मैक्सिमा मिलता है। फिर आप आगे बढ़ो, लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4, और यहां से भी बेटा जी ये हो जाएगा लैम्डा बाय 4, और यहां पे जाके यू विल गेट द सेकंड मैक्सिमा। तो दिस इज द फर्स्ट एंटी नोड, दिस इज द सेकंड एंटी नोड। फिर ऐसे करके कहानी चलती जाएगी आगे। समझ रहे हो बात को? तो पहला एंटी नोड यहां मिलेगा, दूसरा एंटी नोड यहां मिलेगा, तीसरा आगे मिलेगा। कितने डिस्टेंस पे मिल रहा है, पहला मिला लैम्डा बाय 4 पे, दूसरा मिला लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4 पे। फिर अगला मिलेगा 5 लैम्डा बाय 4 पे, 7 लैम्डा बाय 4 पे। ये वो पॉइंट्स है जिनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होते हैं, है ना, ये वो पॉइंट्स है जिनके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड्स होते हैं। और क्या बोलोगे इनको, एंटी नोड। तो एक नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 होता है, एक नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 होता है, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन भी बेटा जी लैम्डा बाय 2 ही होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ये आपके बड़ी काम आएगी, ठीक है। सो नोड और एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4, नोड और नोड के बीच का लैम्डा बाय 2, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच का अगेन लैम्डा बाय 2, है ना। तो ये वाली बातें आप ध्यान रखिएगा। ये बना सकते हो तो बना लो, मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर रहेगा आप लोग। इसको छाप लीजिए, इसको बना लीजिए। बनाया सभी ने पक्का? आ जाओ भाई यहां पे। The amplitude is maximum at the antinodes. Distance between the two consecutive antinode is lambda by 2, है ना, हमने भी वही बात बोल दी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, कहीं पे भी ऐसी बातें नहीं है कि जो आपको समझ ना आ सके, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है व्हेन यू हैव साइन के x 0, यानी कि एम्पलीट्यूड 0 कहां होगा, जब साइन के x 0 हो जाए। अब साइन के x 0 हो रहा है बेटा, तो ऐसा मतलब के x की वैल्यू या तो 0 होगी, या पाई होगी, या 2 पाई होगी, या फिर 3 पाई होगी, या फिर, है ना। तो n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ब्ला 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 चलती जाएगी। यानी कि जब हमारे पास kx हो जाएगा n पाई, उस टाइम पे वी विल गेट द नोड, है ना। यानी कि 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इक्वल्स टू एन पाई, पाई से पाई मर जाएगा, x का वैल्यू बनेगा n लैम्डा बाय 2। क्या मुझे बोलने की जरूरत है पहला नोड कहां मिलेगा? भाई जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाए उस पॉइंट को कहते हैं नोड। नाउ
कहां मिलेगा? n की वैल्यू 0 पुट करी, x इक्वल्स टू 0 पे। सेकंड कहां मिलेगा? बोलो। अरे बिल्कुल, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है यहां, तो पार्टिकल का तो यहां डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है सर। तो x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2 पे, फिर अगला x इक्वल्स टू कितने पे? 2 के बाद 3 पुट करेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, फिर 4 लैम्डा बाई 2, फिर 5 लैम्डा बाई 2। अच्छा, इन सारे पॉइंट्स पे आपको क्या देखने को मिला कि सर यहां पे एम्पलीट्यूड है मिनिमम, और मिनिमम बोले तो 0, कतई 0। तो इन सारे पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो 0 है, बिल्कुल। इन सारे पॉइंट्स पे जो एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो कितना है? 0 है। तो भाई जब यहां पे सब जगह पे 0 है, दैट मींस यहां पे बनता है नोड। तो पहला नोड मिलता है आपको कहां पे? x इक्वल्स टू 0 पे। फिर दूसरा नोड कहां मिलेगा? लैम्डा बाई 2 पे। तीसरा नोड मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे, फिर 4 लैम्डा बाई 2 पे। आओ जरा देख लेते हैं। पहला नोड कहां मिला? ओरिजिन बोले तो x इक्वल्स टू 0 पे। दूसरा नोड मिला कहां पे? देखो भाई, लैम्डा बाई 2 पे। फिर तीसरा नोड यहां पे मिलेगा। दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अगेन 2 लैम्डा बाई 2। याद आया कुछ? है ना? इट विल बी ऑफ 2 लैम्डा बाई 2। सो ये वाली बातें हैं बेटा। पहला नोड मिलता है 0 पे, दूसरा मिलता है लैम्डा बाई 2 पे, तीसरा मिलता है कितने पे? 2 लैम्डा बाई 2 पे, फिर मिलेगा 3 लैम्डा बाई 2 पे, फिर मिलेगा 4 लैम्डा बाई 2 पे, क्योंकि दो सक्सेसिव नोड्स के बीच का जो सेपरेशन है वो लैम्डा बाई 2 रहता है। मेरी बातें शायद आपको समझ आ रही होगी, और ये सारी बातें समझ आ रही है तो दो कॉन्सेक्यूटिव नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाई 2 होता है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं। वैसे बोलने की जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस से हमें पहले भी पता चल गया था, बट ठीक है, चलो भाई बोल दिया हमने। ठीक है, छापना कुछ इसमें, छापने लायक है कुछ इसमें। अगर तुम्हें कुछ लगता है छापने लायक इसमें तो छाप सकते हो, और नहीं लगता है तो बढ़िया, हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, चलो भाई, बहुत ही बेहतरीन। सो नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ेंगे, और सेकंड केस आएगा जहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा है फ्रॉम द फ्री एंड। मेरे बच्चे, अभी तक की कहानी में फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होता था, जिसमें कि आपने कहा कि साहब इफ द रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द फ्री एंड, फिक्स्ड एंड है ना, इफ द रिफ्लेक्शन इज फ्रॉम द फिक्स्ड एंड, इन दैट केस एक्स वेव आती है, क्योंकि साहब ये फिक्स्ड एंड था। तो जब ये रिटर्न में गई तो ऐसे गई, और जब ये आपस में टकराई तो कहानी बदल गई सर, है ना। इस टाइम पे कहानी कुछ और हो गई, क्योंकि दोनों ही इस केस में अलग अलग थे। ये था a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, और ये था माइनस का a साइन ओमेगा टी प्लस का के एक्स। ये वाली बात है ना। तो यार ये वाली कहानी चल रही थी, तो भाई हम इसी चीज को आगे फॉलो करते हैं। लेकिन इफ इट इज फ्रॉम द फ्री एंड, बेटा अगर ये फ्री एंड से है तो फिर क्या किया जाए? वैसे तो सामने लिखा है, लेकिन विचार करने वाली बात भी तो है साहब। इस बार रिजल्टेंट की कहानी बदल जाएगी, और रिजल्टेंट हो जाएगा प्लस का a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। और जब इन दोनों को ऐड किया तो वी गॉट दिस इक्वेशन। अंतर देख रहे हो दोनों में? पहले वाले में 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स आया था, पहले आया था 2a cos ओमेगा टी साइन के एक्स, आज आ रहा है साइन ओमेगा टी cos के एक्स। भैया मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज गिवन बाय 2a cos के एक्स। इसको क्या कहते हैं? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन नोन एज द एम्पलीट्यूड। तो ये है हमारा एम्पलीट्यूड। अब फिर से वही डिस्कशन चलने वाली है मेरे बच्चे, जिसमें कि वो आपसे बोलेगा कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है और मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना है। तो चलिए भाई शुरू करते हैं कहानी को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और मिनिमम एम्पलीट्यूड के साथ। और सबसे पहला केस आता है मैक्सिमम का। तो भाई cos के एक्स प्लस माइनस 1 होना चाहिए। भैया क्या क्या वैल्यू होने वाली है cos के एक्स को प्लस माइनस 1 होने के लिए? सर पाई, मतलब cos 0 1 होता है तो 0 हो सकता है, cos पाई माइनस 1 होता है तो पाई भी हो सकता है। फिर यहां पे 2 पाई पे 0 होगा, 3 पाई पे 2 पाई पे प्लस का 1 होगा, 3 पाई पे माइनस का 1 होगा।
4 पाई पे जाओगे तो प्लस का 1, 5 पाई पे जाओगे तो माइनस का 1, यानी कि कहानी चलनी है ये वाली। जनरल फॉर्म में लिखा n पाई, तो यहां पे के एक्स को लिखा गया n पाई, लेकिन किसके लिए? मैक्सिमा के लिए। ये कौन सा केस है? रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द फ्री एंड। तो बेटा जी 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल टू n पाई, पाई से पाई खत्म और x का वैल्यू बन जाएगा n लैम्डा बाय 2। हे भगवान, ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे इस बार? n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड डैश डैश डैश। और जैसे मैंने पहली वैल्यू पुट करी x इक्वल टू लैम्डा बाय 2 पे मैक्सिमम मिल गया इस बार। ये क्या हुआ सर? इस बार n को 0 पुट करने से x मिला 0 और x इक्वल टू 0 पे मुझे मिल रहा है एंटी नोड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां होता है बेटा? एंटी नोड्स पे, तो यहां पे मिला। फिर n का वैल्यू 1 पुट करने पे x का वैल्यू मिलता है लैम्डा बाय 2, यहां पे भी एंटी नोड मिल रहा है। n का वैल्यू 2 पुट करने पे x का वैल्यू मिलता है 2 लैम्डा बाय 2, यहां पे भी एंटी नोड मिल रहा है। मतलब इन सारे पॉइंट्स पे मुझे क्या मिल रहा है बेटा? एंटी नोड मिल रहा है। तो मैं समझ गया कि इस बार कहानी बदल गई, यानी कि रट्टा मारने वाली बात तो है ही नहीं। मतलब मैं सोच लूं कि रट्टा मार लूं कि x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पे एंटी नोड, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पे एंटी नोड, x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पे एंटी नोड। नहीं, नोड भी तो होता है। अरे x इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पे एंटी नोड, लेकिन भैया इससे पहले वाली कहानी में लैम्डा बाय 2 पे नोड मिल रहा था। तो रट्टा मारने वाली तो बात ही नहीं है। आप बस समझिए बात को कि वो कहना क्या चाहता है। तो वही चीज हमने यहां पे भी डेराइव कर दिया बेटा x की इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा बाय 2, यानी कि एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम एट एंटी नोड्स इस बार। ठीक है, और ये एंटी नोड के बीच का सेपरेशन आएगा कितना? लैम्डा बाय 2 का सर। अब एक एंटी नोड और दूसरे एंटी नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2 आएगा, करके देख लो, भरोसा नहीं है तो लैम्डा 2 माइनस 0 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा बाय 2 माइनस का लैम्डा बाय 2, आंसर विल बी अगेन लैम्डा बाय 2। तो यहां पे दो एंटी नोड्स के बीच के सेपरेशन को आप लैम्डा बाय 2 ही लेंगे, वो हमारी बातें क्लियर है। समझ रहे हो बात को? कोई शक, कोई परेशानी किसी प्रकार की? इसका अलग सा कर्व बन जाएगा बेटा, और यहां पे नोड और एंटी नोड के बीच के सेपरेशन को बदलना पड़ेगा। यहां पे नोड और एंटी नोड के बीच के सेपरेशन को बदलना पड़ेगा। x इक्वल्स टू 0 पे कहानी अब ऐसी नहीं बनेगी जैसी तुम पहले सोचते थे। इस बार x इक्वल्स टू 0 पे कहानी कुछ इस प्रकार से बनेगी। देखो भाई, x इक्वल्स टू 0 पे मिला एंटी नोड, फिर लैम्डा बाय 2 पे मिलेगा एंटी नोड, तो ये रहा पॉइंट, देन दिस सेपरेशन इज योर लैम्डा बाय 2। और क्योंकि एक एंटी नोड और नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 होता है, तो ये आपका लैम्डा बाय 4 बन जाएगा। कैसा इस टाइप का स्टेशनरी व्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? पक्का? कोई शक परेशानी किसी प्रकार की है तो भाई देख लो एक बार। समस्या नहीं रहनी चाहिए, कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और अगर कोई समस्या नहीं रही तो चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 0 व्हेन cos ऑफ kx इज 0। भाई अब पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को 0 किया जाए। So if the displacement of the particle is 0, in that case यहां पे cos kx को 0 होना पड़ेगा। cos kx 0 कब होता है? पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे, यानी कि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे ये चीज 0 हो जाएगी। तो kx 0 मिलेगा 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। kx 0 कहां मिलेगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पे। ठीक है, और जरा सॉल्व करके देखो। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। पाई से पाई मर जाएगा, x का वैल्यू बनेगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 4। यहां पे इस पोजीशन पे
डिस्प्लेसमेंट जो रहेगा वो 0 होगा, एंड यानी कि इस जगह पे हमें मिलेंगे नोड्स। भाई जहां पे एम्पलीट्यूड 0 हो जाए वहां पे नोड होता है, जहां एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो वहां एंटी नोड होता है, यानी कि इस पोजीशन में हमें नोड मिलेगा। भाई वही बात आ गई फिर से, पहला नोड कहां मिलेगा, n की वैल्यू 0 पुट करी है तो x इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4 पे पहला नोड मिलेगा। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, n की जगह 1 पुट किया 3 लैम्डा बाई 4, सेकेंड नोड मिलेगा, फिर 5 लैम्डा बाई 4 पे हमें थर्ड नोड मिलेगा, और ऐसे करते कहानी चलती रहेगी। ठीक है, तो वही बात आ गई भाई, दो नोड्स के बीच का सेपरेशन भी लैम्डा बाई 4, दो एंटी नोड्स के बीच का सेपरेशन भी लैम्डा बाई 4 होता है। तो मेरी बात शायद आपको समझ आ रही हो, तो इसको छाप लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन हो गया, ओके चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ देयर इज अ छोटा सा डिफरेंस, मतलब छोटा नहीं, मतलब एक डिफरेंस है भाई, है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रोग्रेसिव वेव एंड द स्टेशनरी वेव। वो डिफरेंस क्या है भाई, है ना, उस डिफरेंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली चीज, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो वेव एक मीडियम में चलती रहती है विद अ डेफिनाइट वेलोसिटी, लेकिन स्टेशनरी रुकी हुई है, एक ही जगह पे ऑसिलेट हो रहा है, बस आगे नहीं बढ़ती, है ना। तो प्रोग्रेसिव वेव वो वेव्स है जो कि आगे बढ़ती है। एडवांस मतलब वो एडवांस नहीं जो तुम सोच रहे हो, एडवांस मतलब बढ़ना, आगे की तरफ बढ़ना। तो दोस वेव्स आगे की तरफ बढ़ती है किसी मीडियम में विद अ डेफिनाइट वेलोसिटी, एंड ये जो वेव्स होती है बेटा वो स्टेशनरी रहती है बिटवीन द टू बाउंड्रीज, दो बाउंड्रीज के बीच में फिक्स है, जो आपने यहां पे पकड़ा था ना, नोड्स बनाए थे, हाँ, तो इन दोनों नोड्स के बीच में फिक्स रहती है वो। यहां पे एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये कोई एनर्जी को ट्रांसमिट नहीं करती है क्योंकि स्टेशनरी है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही, तो फिर ट्रांसमिट कैसे करेगी। इन वेव्स में जो भी पार्टिकल होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड बेटा। इन वेव्स में जो भी पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं विद द सेम एम्पलीट्यूड, लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है। इसमें हर पार्टिकल अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करता है, हाँ, एक्सेप्ट द नोड पॉइंट्स। नोड पे दोनों पार्टिकल्स होते हैं, नोड पे जो पार्टिकल होते हैं वो 0 एम्पलीट्यूड के होते हैं, ठीक है, नोड पे जो पार्टिकल होते हैं वो 0 एम्पलीट्यूड पे होते हैं। नोड पे जो पार्टिकल्स है उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी पार्टिकल है, नोड पे जो पार्टिकल्स है उनको छोड़ दीजिए, उनके अलावा जितने भी पार्टिकल्स हैं सब अलग अलग एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं बेटा, और जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाते हैं उनको कहते हैं एंटी नोड, और जो मिनिमम एम्पलीट्यूड वाले होते हैं उनको कहते हैं नोड। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। डिफरेंस थोड़ा सा अंतर रखना बेटा। इक्वेशन वगैरह पता ही है तुम्हें कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या होती है और प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या है। स्टेशनरी वेव की इक्वेशन क्या है और प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन क्या है, ये बातें तुम बखूबी जानते हो, तो इसमें ज्यादा विचार करने वाली बातें नहीं है कोई। हो गया, छाप लिया सभी ने। चलो भी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देख लो जल्दी से अलग अलग प्रकार की तुम्हें क्या मिल रही है स्टेशनरी वेव। हां जी, तो चर्चा करेंगे वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। एक धागा लिया, धागे को एकदम टाइट करके बांध दिया, एक टाइट करके ऐसे पकड़ लिया और अब उसको वाइब्रेट करा रहे हैं। तो बेटा जी नो डाउट ऐसा वाइब्रेशन होता है, लेकिन सपोज करो इस धागे को पकड़ के आपने ऐसे खींचा और वाइब्रेट कराया तो ऐसा वाइब्रेट हुआ, लेकिन अगर मैं बीच में एक पॉइंट पे क्लिप लगा दूं तो अब क्या होगा, यहां पे दो दो वाइब्रेशंस दिखेंगे ऐसा। अगर मैं बीच में दो जगहों पे क्लिप लगा दूं तो यहां पे भी एक वाइब्रेशन, बीच में भी एक वाइब्रेशन और इधर भी एक वाइब्रेशन दिखेगा, बिल्कुल ऐसा, है ना। हाँ, तो ये अलग अलग प्रकार के स्टेशनरी वेव्स है बेटा, जिनमें की अलग अलग आपको क्या दिखते हैं, ऐसे नोड्स, एंटी नोड्स दिखते हैं। तो बेटा जी हम इन्हीं की चर्चा करेंगे और कहानी को शुरू करेंगे सबसे पहले वाले केस से, जिसमें नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते। कंसीडर अ स्ट्रेच स्ट्रिंग हैविंग द लेंथ L fixed at the both ends, the one end be at x equals to 0 fixed while the other end at x equals to। भाई सीधी सी बात उन्होंने कहा कि आपको केस बेसिकली यहां पे फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी होती है, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, एक वायर लेते हैं, स्ट्रेच्ड वायर, है ना। सो लेट अस टेक दिस स्ट्रेच्ड वायर, एक एंड यहां पे ओरिजिन वाला हो जाएगा जो कि फिक्स्ड है यहां पे x इक्वल्स टू 0 पे। ये जो वायर आप लोगों ने ली है इसका लेंथ L हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू L पे दिस इज द अनदर फिक्स्ड पॉइंट,
x इक्वल्स टू 0 पे एक फिक्स्ड पॉइंट मिला, x इक्वल्स टू l पे एक और फिक्स्ड पॉइंट हमें मिल चुका है। गॉट इट, बहुत बढ़िया, शाबाश। सो बात यह है मेरे बच्चे कि x इक्वल्स टू l पे भी फिक्स पॉइंट, यहां पे भी ओरिजिन पे भी फिक्स पॉइंट, तो यहां पे भी एक नोड बनेगा और एक नोड यहां पे भी बनेगा। सो दोनों जगहों पे बनने वाला है नोड, दोनों जगहों पे बनेगा नोड, ठीक है। अलग अलग मोड ऑफ ऑसिलेशंस हैं, तो इसमें सबसे पहले मोड पे ही हम लोग चलेंगे जहां पे क्या होगा बेटा, इस टाइप का ऑसिलेशन होगा। हम पहले वाले मोड पे चलते हैं जहां पे इस टाइप का ऑसिलेशन देखने को मिलेगा। ऐसे केसेस में आप समझते हो कि साहब ये भी नोड है वो भी नोड है, दो नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 होता है। दो नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 होता है बेटा, और अगर दो नोड्स के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 4 है तो यहां पे ये लेंथ L बराबर हो जाएगी लैम्डा बाय 4 के। तो यहां से उल्टा बोल दिया ना मैंने, लैम्डा बाय 2 होगी ना, हाँ। यहां से लैम्डा को लिखा जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L। अब देखो भाई, लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, V अपॉन F। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखें तो इसको V अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2L। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय V अपॉन 2L। इसको कहते हैं बेटा फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। ये तब आई जब पूरा का पूरा ये पार्ट ऑसिलेट कर रहा था। अब हुआ यूं कि मैं बीच में से इसको पकड़ लूं, यहां पे इस रस्सी को ऐसे बीच में पकड़ लूं, तो हमारे को कहानी कुछ और दिखने वाली है। वो कहानी क्या है अभी बताता हूं, लेकिन पहले ये नोट कर लो एक बार जल्दी से। ये वाला पार्ट सभी लोग नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो भाई, बेहतरीन, शानदार। इधर आओ जरा, देखो ये वही बात है बेटा। ऐसे केस में हमें क्या मिलती, कौन सी फ्रीक्वेंसी मिलती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। पहले भी बोल चुका था मैं आप लोगों के बात। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी मिली है इट इज गिवन बाय V बाय 2L। इसको कहेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेकंड चीज, केस चल रहा है जिसमें बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड। केस कौन सा चल रहा है, व्हेन बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। जब दोनों एंड फिक्स्ड है तो ये वाली कहानी चल रही है। कहानी बदल सकती है। पहले अभी हमने कंसीडर किया कि दोनों एंड को फिक्स करा, सबसे पहले वाले केस को कंसीडर किया जिसमें हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली गिवन बाय V बाय 2L, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिनेरियो पे आते हैं, जहां पे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन देखने को मिलेगा, जहां पे बेटा जी दो सेगमेंट बनते हैं। पहले वाले केस में सिंगल सेगमेंट बन रहा था। सेगमेंट बोले तो ई गोला है ना, ये वाला जो गोला है ये सेगमेंट है ना। तो एक सिंगल सेगमेंट बना, यहां पे इसमें सिंगल सेगमेंट बना। अगले वाले केस में जब हम बढ़ेंगे तो आपको दो दो गोला दिखता होगा, दुई दुई गोला, और भैया ये है दो सेगमेंट। दो सेगमेंट अगर हमारे पास आते हैं तो यू नो बेटर कि भाई तीन नोड्स देखने को मिल रहे इस केस में। नाउ ये है नोड और नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2, नोड और नोड के बीच का सेपरेशन लैम्डा बाय 2। तो बेसिकली बेटा लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 L के बराबर होगा। So, इसमें लिखेंगे here L इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2। तो L इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाय 2। हाँ, दिमाग मत लगाना, 2 से 2 काट दे, मजा नहीं आएगा उसमें फिर। तो यहां से लैम्डा गिवन बाय 2L बाय 2, लैम्डा गिवन बाय 2L बाय 2। अब आओ जरा फिर से, लैम्डा मिल चुका है 2L बाय 2 करके। सो बेटा जी V अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2L बाय 2। तो फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 2V बाय 2L। ठीक है, क्लियर रहेगी बेटा ये। इसको कहते हैं सेकंड हार्मोनिक, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। इसको क्या बोलोगे, इसको सेकंड हार्मोनिक।
हार्मोनिन लिख दिया क्या मैंने? अरे ठीक है, चलिए क्लियर रहेगी बेटा ये बातें। सेकंड हार्मोनिक कहते हैं इसको। अब आप देख रहे हो पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में बात करें तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के केस में आंसर आया था V/12, आंसर आया V/12। अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे नाउ द आंसर कम्स आउट बी 2V/12। अब अगले वाले केस में हम कोशिश करेंगे इससे अगला आंसर निकाल सके, पर इससे पहले थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे जाएं उससे पहले आप इसको जरूर नोट कर लेना बेटा, है ना। ये वाला पार्ट नोट कर लीजिए, फिर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे चलते हैं जिसमें कि ऐसे 3 सेगमेंट्स बनेंगे। तो ऐसे मैं कहना बस इतना सा चाहता हूं कि कितने भी सेगमेंट देते हैं हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम उनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना बेटा। 3 सेगमेंट अगर हमारे पास आ जाए, 3 सेगमेंट में नाउ यू हैव 4 नोड्स, 4 नोड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, λ/2 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 किसके बराबर होगा? लेंथ के बराबर होगा। तो हियर L equals to λ/2 plus λ/2 plus λ/2. So L will be equals to 3 λ/2. तो बेटा जी यहां पे L is equals to 3 into V/2 times of frequency. So frequency बनती है बेटा यहां पे 3V/2L. फ्रीक्वेंसी कितनी बनती है? 3V/2L बनती है। इट इज कॉल्ड एज द थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक के टर्म्स में याद रखना क्योंकि वो इसी चीज इन्हीं टर्म्स में आपको सवाल पूछता है बेटा। क्यों लिखवा रहा हूं मैं आपको सर इस फॉर्मेट में? इस फॉर्मेट में इसलिए लिखवा रहा हूं सो दैट आपको टर्म्स वैसे ही याद रहे। क्वेश्चन में वो हार्मोनिक के टर्म्स में देगा, ठीक है। अच्छा, इसको लिखने के बाद अब थोड़ा सा दिमाग चल चुका होगा और एक जनरल फॉर्म हमारे दिमाग में आ रही होगी कि भाई किसी भी स्टेशनरी वेव के लिए अगर हम चर्चा करें तो अगर मुझे फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो जनरल फॉर्मूला इज गिवन बाय, तो जनरल फॉर्मूला जो बनेगा इसका इट इज गिवन बाय NV डिवाइड बाय 2L। N रिप्रेजेंट्स करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स को, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेगमेंट्स को। जैसे इस केस की बात करें तो N का वैल्यू 3 होगा बेटा। इस सिनेरियो की बात करें तो N का वैल्यू 3 होगा, 3 पुट करते हैं आंसर बनेगा 3V/2L। दिस इज द थर्ड हार्मोनिक। मेरी बात समझ गए होंगे शायद आप लोग, तो इसको छाप लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले केस की ओर आएंगे। फिर कर लो भाई, कर लो, नोट कर लो। हो गया नोट? चलिए जी, तो कुछ भी दे दे तो क्या आप बता सकते हो? पहला सेगमेंट है, दिस इज द फिक्स पॉइंट। चलिए आइए होमवर्क करते हैं। नोड नोड फ्रीक्वेंसी बोलो तो V/2L। सिंगल सेगमेंट है, N का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहां पे आओ, नोड नोड नोड, यहां पे N का वैल्यू 2 हो जाएगा, आंसर फ्रीक्वेंसी आएगा 2V/2L। बोलो तो N का वैल्यू 3 है, फ्रीक्वेंसी बनेगी 3V/2L। N का वैल्यू 4 है, फ्रीक्वेंसी बनेगी 4V/2L। N का वैल्यू 5 है, फ्रीक्वेंसी बनेगी 5V/2L। N का वैल्यू 6 है तो फ्रीक्वेंसी बनेगी 6V/2L। सो दीज आर द थिंग्स। अच्छा, नाम कैसे करोगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो होती है, सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हो आप इसको, है ना। फर्स्ट हार्मोनिक बोलो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलो, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सिक्स्थ हार्मोनिक, कहानी चलती जाएगी, ठीक है। क्लियर रहेगी बात सभी को? इसको लिखना है, ये लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, जस्ट तुम्हारे ज्ञान के लिए, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। एंड नाउ सी द लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग, है ना भाई। व्हाट इज दिस लॉ? बेसिकली तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे स्ट्रिंग के लिए, उस फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी को बताता है ये लॉ। तो सबसे पहले आता है बेटा लॉ ऑफ लेंथ। जो फ्रीक्वेंसी की चर्चा हम करते हैं उस फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी को डिफाइन करता है।
if the tension and the mass per unit length of the string remains the same, the fundamental frequency of a vibration of a string is inversely proportional to the length of the string. यानी कि कह रहे हैं कि अगर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ, अगर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ बोले तो म्यू बाय एल, इफ दीज रिमेन्स कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट होने चाहिए, तो जो फ्रीक्वेंसी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो फ्रीक्वेंसी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ अगर यहां पे कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, पहला लॉ कहता है। सेकंड आता है बेटा लॉ ऑफ टेंशन, बोलते हैं कि अगर लेंथ और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द टेंशन। यानी कि अगर लेंथ और म्यू ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ टी के। टी बोले तो टेंशन, ये वाली बात लॉ ऑफ टेंशन कहता है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। फिर हम आगे बढ़ेंगे लॉ ऑफ मास, अगर लेंथ और टेंशन सेम है, लेंथ और टेंशन कांस्टेंट है, इन दैट केस फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ द लीनियर मास डेंसिटी, यानी कि ये वाली बात है। अच्छा, तो पहले लॉ से क्या मिला था? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। पहला लॉ कहता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, दूसरा लॉ कहता है F will be प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ T, और तीसरा लॉ कहता है F will be इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ म्यू। जब सारे लॉज को कंबाइन कर दिया जाए तो फ्रीक्वेंसी के जो डिपेंडेंसी आती है इट इज गिवन एज 1/L अंडर रूट ऑफ T बाय म्यू। सबको अगर कंबाइन किया जाए तो फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी कुछ इस प्रकार से आती है। ठीक है, क्लियर रहेगी सारी बातें? चलिए जी, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। तो ये सारी बातें नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारे इस सेशन का समापन। सो उम्मीद करता हूं कि जो वेव्स की कहानी मैंने आपको बताई, भले वो ट्रांसवर्स वेव हो, है ना, अभी तो लॉन्गिट्यूडनल आएगा, चिंता मत करो, लेकिन भले वो बात हो वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग की, है ना, वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग में हमने जितनी भी चीजें पढ़ी, भले वो वेलोसिटी की हो, भले वो बात हो कि भाई फ्रीक्वेंसी की, भले वो बात हो प्रोग्रेसिव वेव की, भले वो बात हो स्टेशनरी वेव की, क्या हम सारी बातों से वाकिफ है अच्छे से? क्या टेंशन के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं? और अगर समझते हैं तो भाई बस बिल्कुल आपको फॉर्मूलाज बनाने हैं अपने, जो क्विक रिवीजन मैंने कराया उसमें बस आप फॉर्मूलाज को मेंशन करते हुए चलिए, ताकि आपकी जब HC वर्मा बुक को सॉल्व करेंगे उस टाइम पे आपको कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ अगर कोई समस्या लगती है तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। वीडियो को देखने के लिए आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको ई बुक्स चाहिए, बुक्स चाहिए, तो उनके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के थ्रू आप नोट्स पे जा सकते हैं, बुक्स के लिए कंसीडर कर सकते हैं। एंट्रेंस पे बेटा ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि रादर देन कि आप ये 4-5 बुक्स अलग अलग खरीद के लेके आते हो, उससे बेहतर है एक सिंगल बुक को प्रेफर करो जो आपके लिए परफेक्ट हो, है ना। तो वो सारी चीजें आपको कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक अवेलेबल है, तो उसको एक बार जरूर चेक कीजिएगा, वो बहुत काम की है आप लोगों के लिए। बाकी भाई इतनी ही बातें हमारे आज के सेशन के लिए। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।